अगले कुछ दिनों में ये वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ख़त्म होने वाला है, तो ये तो आयकर बचाने का वक्त आ गया है, टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा डालने का है। तो आज हम आपके सामने दो टैक्स सेविंग स्कीम को आपको इस्तेमाल करने के लिए सलाह दूंगा, और एक जगह पे आप इस बार मत कीजिए या तो बहुत ही कम कीजिए, इसके बारे में बोलना है। मैं आपको बोलूँगा कि प्रधानमंत्री व्यय व्यापार योजना जो है उस पर आप पैसा लगाइए, उसका पूरा जो फ़ायदा वो पूरा फ़ायदा ले लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के दिन ये जो स्कीम है ये स्कीम ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप 10 साल के लिए 60 साल उम्र के बाद में आप इसको अवेल कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया गया है। ये 10 साल के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मैक्सिमम 15 लाख का आप कर सकेंगे, और इसमें आपका जो मैक्सिमम पैसा आपको हर महीना मिल सकता है वो है 9,280 रुपया, और एक साथ में 1 साल का पैसा लेंगे तो उसमें 1,11,000 रुपया का पेंशन मिल सकता है। और ये अगर आपने मंथली स्कीम में पैसा देंगे तो 1,62,000 के ऊपर पैसा लगेगा, और वही एनुअल स्कीम में देंगे तो 1,61,000 कुछ पैसा कुछ रुपया आपको देना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आप इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, पैसा डाल लीजिए, ये अच्छा रहेगा ये। लेकिन आपको 60 साल कंप्लीट होने के पहले ही ये शुरू कर देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दे रहा हूँ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 1.5 लाख रुपया तक डाल सकते हैं साल में। इसमें भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छी मिलता है, और इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि 6 साल देने के बाद में 6 साल लगातार देने के बाद में आप वही पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रुपया उठा के दोबारा डाल सकते हैं। जिस साल में आपका थोड़ा सा पैसे की कमी अगर हुआ तो भी आप वहाँ से उठा के उस बार का जितना रुपया आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपया और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपया। जिसके पास में टैक्स सेविंग्स करने के लिए 1.5 लाख रुपया है उसको ये पीपीएफ में तो ज़रूर डालना चाहिए। अब बाकी दूसरे ढेर सारे स्कीम्स है उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इसीलिए पैसा लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको इसमें से इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा ऐसा ही नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होने के नाते ये कोई अदालत सबसे सर्वोच्चम जो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च अदालत जो है अपना, वो भी अगर कोई डिक्री करे आपसे पैसा लेने को तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा अटैच नहीं हो सकता है। कोई भी आपसे ये पैसा नहीं ले सकता है। तो ये एक एडवांटेजस स्कीम है, इसमें डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए। अभी आपको तो मैंने बोला कि आप जितने सारे टैक्स सेविंग स्कीम्स है जहाँ पे आप टैक्स सेव कर सकते हैं, वो मेडिक्लेम बोलिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोलिए, सभी का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ इस बार मैं बोल रहा हूँ कि ELSS स्कीम पे पैसा मत लगाइए। मैं एक स्टॉक एनालिस्ट होते हुए भी आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दरें का जो डाउन स्विंग चल रहा था वो पिछले सन 1981 में अमेरिका में जब पॉल वोल्कर साहब ने 18% के आसपास इंटरेस्ट रेट को लेके गया था, वहाँ से नीचे आना चालू किया, और 2020 में 0% या तो कोई जगह पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, मतलब आप पैसा रखेंगे आपको ही पैसा देना पड़ेगा। अब ऐसा सिचुएशन बन गया था। वो 40 साल का जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद में ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ, अभी भी आज के दिन अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है और जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट से इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन रेट को अगर आप माइनस करेंगे
तब आपको एक नेगेटिव रेट ही मिलेगा। मतलब अभी भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये अभी आप एक चीज़ देखा है कि जो महंगाई है, मुद्रास्फीति जिसको कहा जाता है, वो उसका हार अभी भी काफ़ी ऊंचाई पे चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है। और ये रोक पे नहीं लाया, अभी तक लागू नहीं, अभी तक इसको काबू में नहीं ले पाया कोई भी सेंट्रल बैंक। तो since they cannot control it, they have not been able to fully control the inflation। अभी भी ये महंगाई का हार ऊपर चलते हुए इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा ऐसा सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिनारियो बन चुका है। ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो हाल हुआ है, उसके बाद में बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर दुनिया के ये रिज़र्व बैंक्स वगैरह इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ऐसा जो बैंक्स है उन लोगों को ढेर सारे परेशानियां आता है। और दूसरी तरफ अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई का हार ऊपर की तरफ चलता ही रहेगा, क्योंकि महंगाई के बारे में जो लोगों का सोच है वो कमी नहीं होगा। मतलब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस विल नॉट कम डाउन अनलेस interest rates are raised and people feel that now there would not be any major rise in inflation rate। so वो जब तक नहीं होता है तब तक ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनारियो में है। तो इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब ब्याज दरें बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है। ये मैंने एक पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट इतना मान के चलिए कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम तभी परफॉर्म करता है जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी तरीक़े से ऊपर की तरफ दौड़ता है। अगर ऐसा हुआ कि ये जो दशक है, इस दशक में आगे जाके काफ़ी वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा, और जो एक तरफा ऊपर की तरफ मूवमेंट आपने पिछले 20 साल में करीबन 16-17 साल में देखा कि बाज़ार जहाँ पे शुरू किया वहाँ से ऊपर बंद होता है, ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा। इनफैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी की उम्मीद है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार के लिए ELSS को थोड़ा डीफोकस कीजिए, कम कीजिए, या तो मत दीजिए। दूसरी जगह जो एवेन्यूज़ है वहाँ पे पैसा लगाइए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्याज दरें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो विस्तारित रूप में जानकारी के लिए मेरा दूसरा YouTube वीडियोस देखिए। उसमें मैंने ब्याज दरें और ढेर सारे चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। वो उसके बारे में जानकारी के लिए अपना जो बाकी वीडियोस है वो देखिए तो अच्छा रहेगा। और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए कि आपके पास में नोटिफिकेशन भी चला जाता है।